ओके। सो डिजेंगो एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जेंगो जो है, इसको जेंगो भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको डिजेंगो भी कहते हैं। सो जो जेंगो फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि फ्रेमवर्क होता क्या है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमको बहुत सारे फ्रेमवर्क मिलते हैं। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं, तो फ्रेमवर्क का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी हद तक आसान कर देता है। पहले के समय में क्या प्रॉब्लम्स होती थी जब हम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस को नॉर्मली यूज करते थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है सी तक ही था कि हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते थे, जैसे कि सी के अंदर हमारे पास केवल फैसिलिटी थी कि हम सी में केवल फंक्शन बना सकते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि हम एक फ़ाइल बना लिए और उसी फ़ाइल के अंदर हम पचासों टाइप के फंक्शंस बना रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एक मान लो कि कैलकुलेशन के लिए हमने फंक्शन बनाया था एडिशन का, हम भूल गए और दोबारा से हम वही फंक्शन बार बार बना ले रहे हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हमको मिला सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ने क्या किया, हमको कॉन्सेप्ट दे दिया क्लासेस का। और जब ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट आया, इसने क्या किया, फंक्शन को क्लास का हिस्सा बना दिया। और इस केस में एक्चुअल में फंक्शन क्या कहा जाने लगा, मेथड। जब हम क्लास के अंदर होते हैं तो ये फंक्शन जो है इसको हम मेथड कहने लगते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि बहुत सारे फंक्शन बनाते थे और एक ही फाइल के अंदर हम हर एक तरीके की कोडिंग लिख डालते थे। तो उससे दिक्कत ये होती थी कि आज को मैंने कोड तो लिख दिया, ठीक है, मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ मैं करता चला गया, लेकिन कल को मान लो कि तुम आते हो और उसी फाइल में तुमको वर्क करना है। तो मैंने इतना हौच पौच और इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिया उस फाइल के अंदर, इतने सारे मेथड्स बना दिए कि तुमको समझने में उसको 2 4 10 दिन लग सकता है। उसी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया सी प्लस प्लस ने। कैसे, कि मुझे कैलकुलेशन के लिए ही फंक्शंस बनाने थे, और वो फंक्शंस क्या थे, मैंने अलग अलग ढेर सारे फंक्शन बना लिए थे। तो सी प्लस प्लस ने पहली मदद तो ये कर दी कि अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैंने एक कैलकुलेशन नाम का क्लास बनाया, और उस कैलकुलेशन के अंदर जितने टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, जितने टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, मतलब कि हम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लो कि मैंने एक क्लास बना दी और क्लास का नाम मैंने दे दिया कैलकुलेशन, क्लास कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन के अंदर मैंने रख दिए जो भी मेथड्स थे, जैसे कि मेथड, मेथड को कीवर्ड फंक्शन से डिनोट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ऐड बना दिया, उसी तरीके से हमने यहाँ पर फंक्शन जो है सब्ट्रैक्ट बना दिया, एंड सो ऑन। हम कई सारे मेथड्स बना दिए। फायदा क्या हुआ कि अब चाहे मैं कोड करूं या इस फाइल को मैं छोड़ दूं, कोई और आता है कोडिंग करने, उसको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, वो सीधे ये समझ जाएगा कि ठीक है, कैलकुलेशन नाम का क्लास है तो सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो इसी कैलकुलेशन क्लास के अंदर हैं। और मुझे अगर इसका यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, एज ए चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, कैलकुलेशन को मैं कॉल कर लूँगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज कर लूँगा। तो सी प्लस प्लस ने तो ये मदद की। इसके बाद में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया, और जब हमने आगे इन कॉन्सेप्ट्स को भी यूज किया तब भी एक और प्रॉब्लम आई कि बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है। एक नॉर्मल अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट, किसी भी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट की बात कर लो, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअल में हमको करना क्या क्या होता है। और ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट हम अब बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट की। तो नॉर्मल प्रोजेक्ट इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, तुरंत यहाँ पर 3 अलग अलग फील्ड आ गए जब हमने बात की वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअल में नोटिस किया होगा
कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का कि फेसबुक एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट कैसे है। तो फेसबुक, और फेसबुक को अगर ध्यान से देखो तो फेसबुक के अंदर हमको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। सबसे पहले जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो उसके लिए हम ब्राउज़र पे facebook.com लिखते हैं, उसके साथ में एक पेज खुलकर आ जाता है जहाँ पर कि साइन अप या लॉगिन का मैसेज होता है, अलग अलग फील्ड होते हैं। तो वो जो पेज बनाया गया वो एक्चुअल में बनाया गया वेब डिज़ाइनिंग का यूज करके। तो सबसे पहली चीज़ तो मिल गई हमको वेब डिज़ाइनिंग। अभी हम इसकी बात करेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद में जब वो पेज दिखा उसको हमने वेब डिज़ाइनिंग की मदद से बना लिया। दूसरी चीज़, मेरा अगर पहले से फेसबुक अकाउंट नहीं है तो मैं अब साइन अप फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन डालूंगा, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह, और इसके बाद में मैं लास्ट में साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा। सब कुछ अगर सही है तो वो क्या करेगा, मुझे सक्सेस का मैसेज दे देगा। वो जो मैंने सारा काम किया कि फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स को फिलअप किया, फिलअप करने के बाद में थोड़ी देर पेज गोल गोल घूमा और मुझे मैसेज मिल गया कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया गया। जो चीज़ हमको नहीं दिख पाई, जो चीज़ पीछे काम हुआ, वही काम होता है वेब डेवलपमेंट का। अब वेब डेवलपमेंट जो है इसमें भी हम अभी बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या है। इसी के साथ में वो जो पीछे काम हुआ, गोल गोल थोड़ी दूर घूमा और हमको एक मैसेज दे दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, वहाँ पे एक काम और हुआ पीछे ही जो कि यूज़र को नहीं पता चल पाया। और वो काम क्या हुआ कि वो सारा डिटेल जो मैंने फॉर्म के अंदर भरा था उसको वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, मतलब कि हमारे केस में हम पाइथन यूज करेंगे, तो पाइथन लैंग्वेज ने वो सारी डिटेल को फेच किया, उसको चेक किया और ले जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर किया। मतलब कि तीसरी चीज हमको मिल गया डेटाबेस। सो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल तीन चीजें हैं वेब डेवलपमेंट के केस में, और हम एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं फेसबुक का कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारे पास अगर फ्रेमवर्क नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, और अगर फ्रेमवर्क है तो कैसे होगा, वो दोनों चीज़ें हम इसी एग्जांपल में समझेंगे। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि अगर हम वेब डेवलपमेंट में एक फेसबुक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास तीन अलग अलग वर्क मिल रहे हैं। तो अब पहले हम इन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं कि ये वेब डिज़ाइनिंग में क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में क्या होता है और डेटाबेस में क्या होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर हम नॉर्मल केवल पाइथन लैंग्वेज का यूज करके या किसी भी लैंग्वेज का यूज करके कोड करें, और अगर हम उसी को एक फ्रेमवर्क, और हमारे केस में वो फ्रेमवर्क है डिज़ाइंगो, उसका यूज करके अगर हम प्रोग्रामिंग करें तो क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो ये कि हमने फेसबुक के अंदर जो सबसे पहले साइन अप का फॉर्म देखा उसको बनाया गया है वेब डिज़ाइनिंग की मदद से। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर एक्चुअल में हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मिलती है। सबसे पहली लैंग्वेज मिली HTML। इसका यूज करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो वो तुम्हें अलग अलग फील्ड दिखता है फॉर्म के अंदर की एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर मोबाइल नंबर, वो हम इस HTML की मदद से बना रहे हैं। दूसरी चीज़ हमको मिलती है CSS। CSS क्या करता है, वो जो हमको कलरफुल दिख रहा है कि ब्लू कलर दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, क्या कहते हैं, टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बटन हरे रंग का दिख रहा है, नीले रंग का दिख रहा है, वो सारी खूबसूरती जो हम ऐड कर रहे हैं वो करते हैं हम CSS की मदद से। इसके अलावा एक यूज करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, पहली चीज कि ये जावा स्क्रिप्ट कतई इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है जावा से। जावा स्क्रिप्ट जो है ये अलग ही है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट, तीसरी चीज वेब डिजाइनिंग में क्या यूज हो रही है कि तुमने नोटिस किया होगा कि अगर हम फेसबुक पे हों और हम फेसबुक में लॉगिन नहीं हुए हैं और कोई हमने किसी साइट पे पोस्ट देखी फेसबुक की और उसको हम अगर क्लिक करें और वो फेसबुक की साइट पे हमको वो पोस्ट दिखाता है, तो जैसे ही हम बिना लॉगिन के जरा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे से एक पॉपअप आ जाता है कि आप साइन अप कर दो, या सामने से बीच में एक पॉपअप खुल के आ जाता है कि पहले आप लॉगिन कर दो। वो सारा केस कैसे हो रहा है, इस जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो दैट मीन्स कि
जो ये सारा काम यूजर को दिखाने वाला होता है, क्योंकि यूजर को किस चीज़ से मतलब है, केवल उसको यूजर इंटरफेस चाहिए, कुछ दिखना चाहिए कुछ भी करने के लिए। जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज ने हम क्या कहते हैं रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो जाहिर सी बात है उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट पे कोई एक पेज होना चाहिए जहाँ पर हम जाकर रिजल्ट को देख सकें। अगर होगा ही नहीं तो हम देखेंगे कैसे। तो यूजर को हमेशा केवल और केवल मिलता है ये वेब डिज़ाइनिंग का ही प्लेटफॉर्म, मतलब कि अलग अलग पेजेस मिलते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। लेकिन अगर इन केस वो लॉगिन रजिस्ट्रेशन इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है, तो जो वेबसाइट के पीछे का वर्क हो रहा है उससे यूजर को कभी ना मतलब होता है और ना उसको कभी दिखाना होता है। वो सारा काम चला जाता है वेब डेवलपमेंट में। तो पहली चीज़ वेब डिज़ाइनिंग, मतलब कि हमारा वेब पेज सबसे पहली चीज़ हमने क्रिएट की इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज करके, जो कि पार्ट है वेब डिज़ाइनिंग का। इसके बाद में जब हमने फेसबुक के अंदर हमारा जब अकाउंट नहीं बना था, हमने जो डिटेल्स एंटर किया फेसबुक के फॉर्म में, वो सारा कुछ गया कहाँ पर, पाइथन लैंग्वेज के पास। इसने रिसीव किया, पाइथन लैंग्वेज ने मैंने जो भी इंफॉर्मेशन एंटर किया उसको रिसीव किया। और नोटिस करते होगे कि तुम चाहे जीमेल में चले जाओ, चाहे फेसबुक या चाहे किसी भी सोशल साइट या कहीं पर भी कुछ भी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने जाओ, तुम अगर बाय चांस ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत डाल देते हो तो तुम्हें एक मैसेज मिल जाता है कि आपने ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत डाला है, प्लीज़ इसको दोबारा से चेक करके फिर से डालो। वो जो मैसेज होता है वो मैसेज एक्चुअल में कौन दिखा रहा है तुम्हें, यही वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज मतलब कि पाइथन। हमारे केस में ये पीएचपी में भी हो सकता है या सी प्लस प्लस या जावा या डॉट नेट की साइड पे भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे केस में हमारी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है पाइथन। तो जब भी हम गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं वो हमको दिखाने का काम करता है वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। तो इस केस में एक्चुअल में होता क्या है वो समझते हैं। इस केस में एक्चुअल में इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इस केस में एक्चुअल में यूजर जो होता है ये एक डेटा देता है, डेटा को सबसे पहले रिसीव करता है, रिसीव बाय पाइथन। रिसीव करने के बाद में पाइथन क्या करता है, चेक करता है उस डेटा को कि डेटा के अंदर सबसे पहले चीज़ की ईमेल आईडी सही से लिखी है कि नहीं, कहीं ऐट द रेट लगाना भूल तो नहीं गए, कहीं डॉट के बाद में कॉम लगाना भूल तो नहीं गए। अगर ऐसी कोई गलती किए हो तो हम डेटाबेस तक थोड़ ना जाएंगे, उस समय पाइथन तुरंत कह देगा कि आपने सिंटैक्स एरर किया है, प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी अगेन। ये काम किसने किया, तुरंत पाइथन ने कर दिया, इसके आगे पाइथन गया ही नहीं। तो डेटा चेक किया, और डेटा चेक करने के बाद में इफ डेटा राइट देन सेंड टू डेटाबेस, अदरवाइज क्या होगा, और और की जगह एल्स का केस, एल्स में क्या हो जाएगा, सो सो एरर मैसेज, मतलब कि तुरंत वहीं से हाथों हाथ पाइथन मैसेज शो करा देगा कि भाई आपने ईमेल आईडी या पासवर्ड में कोई गलती की है, वो मैच नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ सही होता है तो पाइथन लैंग्वेज क्या करेगा, जो ईमेल आईडी और पासवर्ड, मान लो कि हम लॉगिन के केस में हैं और लॉगिन के केस में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले हैं और सही सही है, तो पाइथन लैंग्वेज उसको क्या करेगा, डेटाबेस तक भेजेगा, सेंड डेटा टू डेटाबेस। और एक्चुअल में डेटाबेस में फिर क्या होगा, वहाँ पर भी हम पाइथन के थ्रू क्वेरी लिखे होंगे कि इफ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इक्वल टू डेटाबेस ईमेल आईडी पासवर्ड, तो डेटाबेस एक रिस्पांस भेजेगा। और जब डेटाबेस रिस्पांस भेजेगा तो पाइथन उसी को एज अ मैसेज कस्टमाइज करके यूजर को क्या करेगा, लॉगिन पेज से उठाकर उसके प्रोफाइल पेज पर लाकर छोड़ देगा। मतलब कि if everything right user will successfully log in। तो इस केस में पूरा काम क्या हुआ कि जो भी यूजर ने अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड दी उसको पाइथन ने सबसे पहले रिसीव किया, अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर है तो तुरंत उसको
यूज़र को मैसेज शो करा दिया। और अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो पाइथन ने उस डिटेल को लिया और डिटेल को लेने के बाद में भेजा किसके पास, एक्चुअल में उसने डेटाबेस के पास। और हमारे केस में हम डेटाबेस में क्या पढ़ेंगे, माई एसक्यूएल डेटा। तो जब MySQL डेटा के पास वो डिटेल पाइथन ने भेजी तो अब डेटाबेस क्या करेगा उसके साथ, यहाँ पर इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी चलेगी और क्वेरी के अंदर क्या होगा, चेक ईमेल एंड पासवर्ड इफ exists in database table then so ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स बुलियन केस हम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही केस होगा कि जब यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया और पाइथन ने उसको किसको पास ऑन कर दिया, डेटाबेस को। डेटाबेस में फिर क्या हुआ, डेटाबेस के टेबल में, यूज़र टेबल में इस चीज़ को चेक किया गया कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी और पासवर्ड दी वो एक्चुअल में डेटाबेस के टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तो डेटाबेस क्या करेगा, एक ट्रू का मैसेज सेंड कर देगा। अगर नहीं करता है तो फॉल्स का मैसेज शो करेगा। तो जो भी मैसेज होगा उसके बिहाफ पे फिर पाइथन क्या करेगा, एक सक्सेस का मैसेज शो करा देगा या उठा के उसको उसके डैशबोर्ड पे ले जाके छोड़ेगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। पहला तो वेब डिजाइनिंग का, दूसरा वेब डेवलपमेंट का और तीसरा डेटाबेस का। अब मान लो हमारे पास जो है वो फ्रेमवर्क नहीं है और हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल केस में। तो नॉर्मल केस में हम करेंगे क्या, नॉर्मल केस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक HTML पेज बनाएंगे और हो सकता है उसी HTML पेज में पाइथन का कोड लिख दें। ठीक है, उल्टा सीधा जैसे भी समझ में आएगा फिर हम उसको लिखते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, तीसरी चीज, सबसे पहले फिर डेटाबेस कनेक्शन कराएंगे। उसके बाद में क्या होगा, टेबल को गेट करके उसमें डेटा स्टोर कराएंगे। अब इन सारे केसेस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या मिस हो जाती है अगर हम नॉर्मल केस में हैं बिना किसी फ्रेमवर्क का यूज किए। सबसे मेजर चीज़ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बिना किसी भी वैलिडेशन या क्रॉस चेक के डेटा को उठा रहे हैं, ले जाके डेटाबेस में रख रहे हैं, या ज़रूरत पड़ रही तो डेटाबेस से लाकर हम दिखा दे रहे हैं। इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि डेटा को फिल्टर करना या चेक करना कि वो कहीं स्पैम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मिस हो जाती है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमको सारी चीज़ें ABCD पूरी हमको लिखनी पड़ती है नॉर्मल केस में। लेकिन अब फाइनली अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, अब हम अगर बात करें फ्रेमवर्क की और एक चीज़ इस नॉर्मल केस में एट द लास्ट एक चीज़ कि हम अपने हिसाब से फोल्डर और फाइल्स को बनाते चले जाते हैं। मतलब कि हमको ज़रूरत पड़ी अभी कि हमको लॉगिन पेज बनाना है, हमने उठा के लॉगिन पेज बना दिया। हमको ज़रूरत पड़ी रजिस्ट्रेशन की, हमने रजिस्ट्रेशन पेज बना दिया। फोल्डर कोई हमने ABCD रख दी, कोई XYZ रख दिया। तो कोई स्ट्रक्चर और कोई सिस्टम बन ही नहीं पा रहा है। मान लो कि आज मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से फाइल के नेम रख रहा हूँ, फोल्डर का नाम रख रहा हूँ। कल को तुम आते हो तो तुम क्या करोगे, अपने हिसाब से फाइल का नाम और फोल्डर का नाम रख रहे हो। और एट द लास्ट अगर प्रोजेक्ट बनेगा और हम दोनों लोग छोड़ के चले गए, कोई तीसरा बंदा आया प्रोजेक्ट पे, तो क्या होगा, वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। पहले उसको समझने समझने में दिक्कत होगी कि आधी चीज़ें अलग तरीके से, आधी चीज़ें अलग तरीके से है। तो इस तरीके की जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है नॉर्मल केस में, उसको फ्रेमवर्क बहुत आसानी से रिजॉल्व करता है। और इस केस में फ्रेमवर्क करता क्या है एक्चुअल में, फ्रेमवर्क के अंदर पहले से ही फॉलो होता है MVC मॉडल। MVC का मतलब क्या हुआ, MVC का मतलब हुआ मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब ये मॉडल, व्यू, कंट्रोलर
ठीक है। ये सेम टू सेम क्या है जो अभी हमने बात की थी। यहाँ पर हमको अलग अलग फोल्डर्स मिल जाते हैं और बाकायदे पूरा सिस्टम पहले से ही सेट रहता है कि मॉडल के अंदर अगर हमने कोई कोड रखा है तो वो सीधे डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर कहाँ कहाँ जाने वाला है। तो मॉडल जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये डेटाबेस की सारी कोडिंग की फाइलें मॉडल के अंदर पड़ी होती हैं। उसी तरीके से जो व्यू है, व्यू के अंदर जो हमने अभी बात की थी वेब डिज़ाइनिंग की, वो सारा का सारा वेब डिज़ाइनिंग का पेज, मतलब कि HTML के पेज, लॉगिन का पेज, प्रोफाइल का पेज, डैशबोर्ड का पेज, साइन अप का पेज, वो सब कुछ व्यू नाम के फोल्डर के अंदर जाके पड़ा होगा। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं कंट्रोलर की, तो ये कंट्रोलर एक्चुअल में क्या है। अब इतना जो हमने ऊपर बात की समझ में आ गया होगा कि पाइथन क्या कर रहा है। पाइथन एक्चुअल में वेब डिज़ाइनिंग के पेज को और डेटाबेस के पेज को आपस में मिला रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बन रहा है। दैट मीन्स कि एक ब्रिज का काम कर रहा है पाइथन लैंग्वेज। वही सेम टू सेम काम यहाँ पर भी है। तो कंट्रोलर के केस में हमारे पास क्या है, पाइथन। तो एक फ्रेमवर्क क्या है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना देता है पहली चीज। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ कि चाहे कोड मैं करूं, चाहे तुम करो, या चाहे कोई तीसरा बंदा करे, सिस्टम सेट है। डेटाबेस से रिलेटेड सारी फाइलें, सारा कोड मॉडल फोल्डर के अंदर जाना है। HTML वेब डिज़ाइनिंग का जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा व्यू फोल्डर के अंदर जाना है। और जो भी हम लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लॉजिक्स बना रहे हैं, वो सारा कोड कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाना है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मान लो कि तीन अलग अलग टाइप के बंदे हैं। एक प्रोग्रामिंग करने वाला बंदा है, एक वेब डिज़ाइनिंग करने वाला बंदा है, और एक डेटाबेस की क्वेरी लिखने वाला बंदा है। तीनों लोग अपना सेपरेट काम अलग अलग करें, किसी की किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, पहली चीज़। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स लिखना चाहें तो पॉइंट्स लिखकर भी इनको हम समझ सकते हैं कि फ़ायदा क्या क्या हो रहा है। डिपेंडेंसी नहीं रह गई, डिपेंडेंसी नहीं रह गई, प्लस वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया हमारा कोड। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कोई भी काम कोई भी अलग अलग कर रहा है, उससे हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये तो हुआ पहला छोटा सा काम जो हम समझे कि एक फ्रेमवर्क क्या करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिज़ाइंगो फ्रेमवर्क की, तो डिज़ाइंगो फ्रेमवर्क में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है इन चीज़ों में जो हम अभी बात कर रहे थे, मॉडल व्यू कंट्रोलर की। क्योंकि डिज़ाइंगो क्या है, डिज़ाइंगो थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करता है, और डिज़ाइंगो का काम भी थोड़ा सा अलग हो जाता है इन सभी से। तो बाकी सारी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेमवर्क के नाम पे हमें MVC कॉन्सेप्ट ही मिलता है। और ये MVC कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में पाइथन भी फॉलो करने को करता है। लेकिन पाइथन के अंदर जो जैंगो फ्रेमवर्क है, इसके अंदर इस MVC कॉन्सेप्ट का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम अगर अब फाइनली बात करते हैं हमारे जैंगो फ्रेमवर्क की, तो जैंगो फ्रेमवर्क के अंदर एक्चुअल में हमको जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है MV और T का। दैट मीन्स की मॉडल, व्यू और टेम्पलेट का। तो मॉडल तो सेम टू सेम है, मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल जो काम कर रहा है वो मॉडल काम कर रहा है। तो मॉडल के अंदर एक्चुअल में डेटाबेस का ही काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो व्यू है ये एक्चुअल में अब काम करने लगा है कंट्रोलर का, मतलब कि पाइथन का। MVT में वैसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट को ही नॉर्मली हम क्या कहते हैं, HTML के पेजेस। टेम्पलेट को ही HTML के पेजेस कहा जाता है, इसलिए टेम्पलेट नाम आ रहा है। तो इसी से हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, जो वेब डिज़ाइनिंग के सारे वेब डिज़ाइनिंग के जितने भी कोड हैं वो सारे के सारे टेम्पलेट के अंदर जा रहे हैं। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। अभी जैसे हमने ऊपर बात की कि मॉडल के अंदर सारा का सारा डेटाबेस से रिलेटेड कोड हो गया, और अब व्यू के अंदर हमारा सारा का सारा कंट्रोलर से रिलेटेड कोड हो गया, मतलब कि जो भी हम लॉजिक्स लिख रहे हैं वो सारा का सारा जैंगो फ्रेमवर्क के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर जाता है। और तीसरा है टेम्पलेट, मतलब कि जितनी भी हम डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोडिंग कर रहे हैं वो सब कुछ चला जा रहा है टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो ये तो हुआ पूरा काम की जैंगो एक्चुअल में क्या कर रहा है।
और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो इनको अभी के लिए फ़िलहाल पढ़ सकते हो अपनी क्यूरियोसिटी कम करने के लिए। तो क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं, क्योंकि अभी ये क्या है, नया नया कॉन्सेप्ट है, नया नया मिल रहा है, तो कई सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो पढ़ सकते हो, व्हाट इज़, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो तो मैं बता रहा हूँ, सुनने भर में समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी थ्योरी पार्ट हम अलग से बैठ के थोड़ा पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से समझ में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज एमवीसी, सिंपली बस यही पढ़ना है। दूसरी चीज है कि फिर व्हाट इज एमवीटी इन जेंगो। तीसरा क्वेश्चन जो हो जाता है, जो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमवीसी एंड एमवीटी। ये एक क्वेश्चन बन जाता है और फ्रेशर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में। तो ये तीन क्वेश्चन पढ़ो लोगे अगर, तो जो अभी हमने बात की है वो काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर इसके अलावा हम बात करें थोड़ा सा ज़ेंगो फ्रेमवर्क के फीचर्स की, कि ज़ेंगो फ्रेमवर्क्स में हमको यूज करने के साथ में जो एक सिस्टम तो मिल ही जा रहा है कि बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो पहले से यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे कि मॉडल का कोड अलग से हम मॉडल फोल्डर के अंदर रख ले रहे हैं, और जो भी हम लॉजिक्स जनरेट कर रहे हैं वो व्यू नाम का फोल्डर एक मिलेगा हमको फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अंदर रखेंगे। और जो भी हम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फाइलें होंगी वो सारा का सारा टेम्पलेट के अंदर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही फ़ायदा था। इसके अलावा जो एक वेब डेवलपमेंट में ज़रूरत हमको हमेशा पड़ती रहती है, जैसे कि अदर फैसिलिटीज़ में अगर बात करें, और ये फैसिलिटीज़ ज़्यादातर हर एक फ्रेमवर्क में होती है। एक मेन चीज़ होती है कुकीज़, कि हम कुकीज़ को कैसे यूज कर रहे हैं। एक चीज़ होता है सेशन, जो इसके अंदर हमको पहले से बना बनाया मिल जाता है। एक चीज़ डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये भी हमको इसके अंदर बहुत इजी टू यूज मिल जाता है, बहुत आसानी से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर ले जाते हैं। इसके अलावा ईमेलिंग का सिस्टम जो होता है वो हम इसके अंदर बहुत आसानी से पहले से सेट रहता है, बस हमको लाइब्रेरी कॉल करनी होती है और यूज करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ्रेमवर्क के अंदर बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो बना बनाया रहता है, हमको उसके लिए सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़ेंगो में फीचर्स की, तो ज़ेंगो के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ की, इसका जो हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलता है वो बहुत ही बढ़िया से बनाया गया है। तो ज़ेंगो डॉक्यूमेंटेशन वेल सेटअप, पढ़ने में आसान, समझने में आसान होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाइथन के अंदर एक अच्छी चीज़ मिलती है कि ये पहले से ही एसईओ फ्रेंडली होता है। ये एक अच्छी बात है कि हमको अगर एसईओ का मतलब कि हम अपनी वेबसाइट जो बनाते हैं उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए एसईओ का यूज किया जाता है। तो ज़ेंगो फ्रेमवर्क में एसईओ के बहुत सारे जो यूज केस हैं, पैटर्न है, वो पहले से बने बनाए हैं। तो हम अगर साइट बना के उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक लेवल का काम ज़ेंगो अपने आप कर देता है। और इसका एक एग्जांपल लेना हो तो जो वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस पूरी तरीके से एसईओ फ्रेंडली होता है, इसीलिए हम वर्डप्रेस को सेटअप करके उसके अंदर हम अलग अलग पोस्ट और पेजेस बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक गूगल जो है वो सेंस करके शो कराना चालू कर देता है। तो उसी तरीके का कुछ हद तक का काम हमें ज़ेंगो के अंदर पहले से ही मिल जाता है। इसके बाद में इसके अंदर हमको बहुत सारे टेस्ट केस जो हैं, टेस्ट केस बने बनाए मिलते हैं, कि कोई भी हमको क्या कहते हैं एरर आ रहा है और उस एरर को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए टेस्ट केसेस जो हैं हमको ज़ेंगो के अंदर पहले से बने बनाए मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर सिक्योरिटी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, बहुत ही अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि हम काम चलाओ काम करके ज़ेंगो के अंदर कोड लिख सकते हैं, कतई नहीं, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है इस चीज़ के लिए ज़ेंगो।
तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं। यही सारा का सारा बेसिक जो है वो है हमारे फ्रेमवर्क का, कि फ्रेमवर्क क्या होता है। नॉर्मल केस में जब हम कोड करते हैं तो वहाँ पे कैसे कोडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, और अगर टाइमली डेवलपर्स चेंज हो रहे हैं तो उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। और अगर हम कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क एक्चुअल में है क्या, फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ पर फाइलें कैसे होती हैं, हमने ये भी देख लिया। इसके अलावा एट द लास्ट जेंगो फ्रेमवर्क एमवीसी फ्रेमवर्क से थोड़ा सा कैसे डिफरेंट है, और यहाँ पर हमें एमवीटी जो मिल रहा है वो क्या है। उसके साथ में लास्ट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हूँ जिनको कि एक बार अगर पढ़ लेते हो तो ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े और अच्छे से स्ट्रांगली दिमाग में बैठ जाएंगे।